भाग 22। चिंटू यूनी के पीछे छुपने लगा। यूनी बोली, पर इंस्पेक्टर, चिंटू ने बताया तो था कि चिंटू की दादी अंधी है और उसके तो माँ बाप तो है ही नहीं। कार्तिक बोला, तो क्या पूरी दुनिया भी अंधी है? किसी ने चिंटू को नहीं देखा? यूनी ने चिंटू को अपनी गोद में उठाया। देखिए कितना क्यूट बच्चा है, सिर्फ 5 साल का है। हो सकता है इसकी दादी ने इसे बाहर ही ना निकाला हो। आरजे अपने हाथ बांधे सब सुन रही थी। वो इस वक्त कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी। आर्यन बोला, और मैडम, इसकी दादी अंधी है, पर उन्हें इतना तो अंदाजा होगा ना कि उनका पोता खो गया है। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? चिंटू ने कहा, वो दादी को लिखना पढ़ना भी तो नहीं आता। यूनी को अब एक और पॉइंट मिल गया था चिंटू का पक्ष लेने के लिए। अब बोलो, कंप्लेंट कैसे लिखवाएंगी? हो सकता है उन्हें डर लगता हो पुलिस से, इसलिए नहीं आई हो। कार्तिक ने कहा, फिर त्रिवेणी घाट पर किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? बोलो आर्यन, तुमने ही बताया था मुझे। आर्यन ने कार्तिक की हाँ में हाँ मिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बच्चे को किसी ने देखा ना हो। चिंटू ने मुंह बना लिया। मैं इतना छोटा सा हूँ, अब सब नीचे देख के थोड़ी ना चलते। बोलो ना दी, झूठ थोड़ी ना बोलता हूँ। मैं इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। दादी कहती है बच्चे मन के सच्चे होते हैं। फिर मैं झूठा कैसे हो गया? चिंटू ने सिसकने का नाटक किया। यूनी ने चिंटू को अपने कंधे पर लगा लिया। मत तो मेरे क्यूटी पाए, तुम्हारी दादी बिल्कुल सही कहती है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और तुम भी सच्चे हो। कार्तिक और आर्यन ने हार मान ली। आर्यन ने समय को कोहनी मारी जो चुपचाप खड़ा था। आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ? हमारी मदद कीजिए। समय ने गहरी सांस ली। जहाँ बोलकर कुछ फायदा नहीं, मैं अपने शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता। आर्यन ने समय को घूरा, पर अब उसके पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं था। कार्तिक ने कहा, वकील होगी तुम पिछले जन्म की, और ये चिंटू शातिर अपराधी जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। कार्तिक ने चिंटू को घूरा। उर्वेन ने कहा, हम ढूंढ लेंगे चिंटू की दादी को, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। अर्घे ने भी बोला, बिल्कुल, जो चिंटू जैसे बच्चे को झूठा कहे वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। मानसा ने अपना सिर पीट लिया। झूठे को झूठा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यूनी बोली, तुमने कुछ बोला मानसा? यूनी ने मानसा को घूरते हुए कहा। मानसा ने अपने मुंह पर हाथ रख ना में सिर हिला दिया। अब इससे कौन पंगा ले? सच में इस वक्त इसमें वकील की आत्मा आ गई है। समय ने इतने वक्त की अपनी चुप्पी तोड़ी। मैं जा रहा हूँ, नमस्ते। माफ करना, मुझे किसी ने कहा था चिंटू के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। समय ने ये कहते हुए चुपचाप खड़ी चिंटू और यूनी को देख मुस्कुरा रही आरजे को घूरा। यूनी बोली, किसने कहा? आरजे ने कहा, मैंने। यूनी और बाकी सब हैरानी से आरजे को देखने लगे। यूनी बोली, पर क्यों? क्या तुम्हें भी चिंटू पर शक है? सिमी बोली, आरजे, मैं इतना तो नहीं जानती, पर इतना छोटा सा बच्चा थोड़ी ना कोई प्लान बना के हमारे पास आएगा। मुझे नहीं लगता चिंटू इस बार कोई झूठ बोल रहा है। आरजे मुस्कुराई। पहले था, पर अब नहीं। चिंटू अब मेरा अच्छा दोस्त है। चिंटू मुस्कुराया। हाँ यूनी दी, आरजे दी ने मेरे साथ अपनी फेवरेट आइसक्रीम भी शेयर की, मुझे अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाई। यूनी और बाकी सब के चेहरे पर ये सुनकर मुस्कुराहट आ गई। समय को अब आरजे पर गुस्सा आ रहा था। जब तुम्हें चिंटू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया? तुम्हें पता है मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है? आरजे ने ये सुन समय को घूरा। मैं तुम्हारे टाइम की जितनी भी कीमत होगी चुका दूंगी, अब तुम जा सकते हो। आर्यन की हंसी छूटने वाली थी, पर किसी तरह उसने खुद को रोक लिया। सर चुप हो जाइए, इस वक्त आपको आपके शब्द बचाने की जरूरत है। समय की मुट्ठियां कस गईं। पता नहीं क्यों उसे आज आरजे पर गुस्सा आ रहा था। असल में उसका गुस्सा आरजे पर उसका टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं था। वो खुद कंफ्यूज्ड था, उसे आरजे पर गुस्सा आ क्यों रहा है। कार्तिक ने कहा, मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है? तुम सब मिलकर मेरी शांत पड़ी दुनिया में भूकंप लाने वाले हो। मानसा बोली, इंस्पेक्टर कार्तिक, हम आपकी लाइफ में क्यों भूकंप लाएंगे? आपने हमारा बिगाड़ा क्या है? हमारी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। यूनी बोली, अगर चिंटू का पीछा नहीं छोड़ा तो आपकी लाइफ में सुनामी भी ला सकते हैं इंस्पेक्टर। यूनी गुस्से में बोली। सब यूनी को हैरानी से देखने लगे। पहली बार यूनी को सबने इतने गुस्से में देखा था। कार्तिक ने अपने कान पकड़ लिए। आपके चिंटू का पीछा तो हम नहीं छोड़ने वाले।
हम इसके लिए पहले ही माफी मांग लेते हैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर कार्तिक वहां से चले गए। यूनी भी चिंटू को लेकर अपने रूम में चली गई। उर्वेन बोला, अब आप दोनों भी जा सकते हैं, वो रहा रास्ता। और मिस्टर समय, आपके समय की कीमत जल्दी ही आपको मिल जाएगी। सिमी को समय आर्यन के लिए बुरा लग रहा था। उर्वेन, इनसे अच्छे से बात किया करो, तुमसे बड़े हैं, बड़ों से अच्छे से बात करते हैं। उर्वेन सिमी की तरफ पलटा। रियली? तुम इनकी साइड हो? हम तुम्हारी टीम है, ये नहीं। समय की नजरें आरजे पर ही टिकी थी, जो अब इन सब से ऊब अपने कमरे में जाने को मुड़ी ही थी कि समय उसके सामने आ गया। इस वक्त सब सिमी और उर्वेन में ही बिजी थे। अभी तक किसी का ध्यान उन पर नहीं गया था। समय बोला, कहाँ जा रही हो? आरजे ने बिना किसी प्रतिक्रिया के कहा, अपने रूम में। समय बोला, ऐसे कैसे? तुम सब भूल गई क्या? तुमने जो कहा वो मैंने किया, अब तुम वो करो जो तुमने कहा था। मुझे परिजात तक पहुंचाओ। आरजे मुस्कुरा दी। कैसे करूं तुम्हारी हेल्प? तुम्हारे पीछे जो लोग लगे हैं वो भी पारिजात के ही पीछे हैं। अगर तुम्हें पारिजात तक पहुंचाया तो वो लोग भी तुम्हारे जरिए पारिजात तक पहुंच जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कोई कभी भी पारिजात तक पहुंचे। पारिजात का राज हमेशा राज था, राज है और राज ही रहेगा। इतना कहकर वो टेबल पर उछल के चढ़ते हुए रेलिंग पकड़कर ऊपर के फ्लोर पर चढ़ गई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। समय आरजे को लगातार घूर रहा था, जैसे अभी अभी आरजे ने उसे धोखा दिया हो। उसे लग रहा था कि आरजे ने अपने फायदे के लिए उसे यूज किया, और फिर जब अपना फायदा निकल गया तो उसे फेंक दिया। आर्यन सिमी के लिए आगे बढ़ा। सॉरी उर्वेन, बट सिमी का ये खुद का हक है कि वो अपनी टीम को ये कह सकती है कि अपने मेहमानों से थोड़ा ढंग से बात करें। उर्वेन बोला, तुम हमारे मेहमान कहाँ से हुए? आर्यन ने कहा, वेल, हम इस वक्त तुम्हारे घर जैसी जगह पर आए हैं जहाँ तुम रहते हो। इस हिसाब से तुम्हें अपने घर आने वाले लोगों से इज्जत से बात करनी चाहिए। तुम काफी समझदार दिखते हो, पर लगता है हो नहीं। अर्घ्य को अब बात बढ़ती दिखी तो उसने उर्वेन को पीछे खींच लिया। आर्यन सिमी से बात करने लगा। अर्घ्य ने उर्वेन को डांटा, आजकल तुम ज्वालामुखी बन गए हो। तुम्हें कब गुस्सा आ जाता है तुम खुद नहीं जानते। प्लीज यार, तुम्हें मेडिटेशन की जरूरत है। उर्वेन ने खुद को शांत किया। मुझे भी लगता है मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी कुछ ज्यादा ही हो गई है। मुझे कभी गुस्सा नहीं आया और यहाँ आकर मैं हर बात पर गुस्सा होने लगा हूँ। अर्घ्य ने कहा, मुझे लगता है तुम ठीक से सो नहीं पा रहे हो। नींद न आने की वजह से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं। मानसा भी उनके पास आ गई। मुझे क्या लगता है उर्वेन, तुम अब बहुत ज्यादा सोचने लगे हो। पहले आरजे और आरजे लाइफ के अलावा हमें कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। हम 24 घंटे घूमते रहते थे, पर अब जाकर हम कहीं ठहरे हैं तो शायद तुम्हारा दिमाग इस ठहराव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उर्वेन ने कहा, मुझे तो तुम दोनों पागल लग रहे हो इस वक्त। उर्वेन उन दोनों की ज्ञान की बातों से पूरी तरह चिढ़ चुका था। तभी समय उन तीनों के बीच से निकलते हुए सिमी से बात कर रहे आर्यन को वहां से खींच कर ले गया। आर्यन बोला, अरे सर, मैं कोई सामान हूँ क्या? कहाँ ले जा रहे हैं? समय बोला, मुझे एक पल और यहाँ नहीं रुकना, और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। वो चारों हैरानी से समय और आर्यन को देख रहे थे। उर्वेन ने कहा, मेरे अलावा भी किसी और को मेडिटेशन की जरूरत है। लगता है किसी की रातों की नींद उड़ी हुई है। उर्वेन समय को इस तरह यहाँ से गुस्से में जाते देख उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। इधर आयुध शिवी के साथ उसी 1/2 विला के सामने खड़ा था जहाँ आरजे आई थी। यही शिवानंद चैटर्जी का घर है ना? आयुध ने उस खंडहर जैसी झोपड़ी को देखते हुए कहा। शिवी ने कहा, इतने साल भी तो हो गए हैं, घर को किसी ने संभाला नहीं तो बन गया खंडहर। आयुध ने दरवाजे पर लगे बड़े से ताले को देखा। ये ताला नया है, देखो इसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये ताला 50 साल पुराना हो सकता है। शिवी बोली, तोड़ो पहले इस ताले को, फिर देख लेंगे 50 साल पुराना है या नहीं। आयुध ताला तोड़ने के लिए पत्थर ढूंढने लगा। शिवी बोली, समय होता तो हाथ से ही तोड़ देता ताला। उसने जानबूझकर आयुध के सामने समय का नाम लिया ताकि उसे गुस्सा आए। हुआ भी वैसा ही, उसे सच में गुस्सा आ गया। आयुध शिवी को घूरते हुए ताले के पास गया और जोर से अपना हाथ ताले पर मारा। ताला काफी मजबूत था, वो तो नहीं टूटा, पर आयुध की चीख निकल गई। मेरा हाथ!
आयुध बंदरों की तरह उछलते हुए अपने हाथ को झटकने लगा। शिवी ने मुंह बनाया। अब ठीक है, तुम वो पत्थर उठाकर तोड़ सकते हो ताला। उसने उसके पीछे पड़े एक पत्थर की तरफ इशारा किया। आयुध ने शिवी को घूरा। मेरे हाथ पर लगी और तुम्हें ठीक लग रहा है? शिवी बोली, तुमने मुझे धक्का दिया था, मुझे भी लगी थी। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि तुमने एक बार पूछा भी नहीं। तब समय ने आगे बढ़ रुमाल दिया था, तुमने नहीं। इतना कहकर उसने खुद आगे बढ़कर वो पत्थर उठा लिया और जोर से उस ताले पर मारा। ताला एक झटके में ही टूट गया। आयुध बोला, मैं भी यही करने वाला था। समय बेवकूफ है, वो ऐसे ही काम करता होगा। हाथ से कौन ताला तोड़ता है? शिवी मुस्कुराई। समय कभी हाथ से ताला तोड़ने की बेवकूफी नहीं करेगा। मैंने झूठ बोला था। आयुध शिवी को घूरने लगा। तुम आजकल बहुत समय की तरफदारी कर रही हो। शिवी ने एक झटके से दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है? आयुध ने ये सुन सामने की तरफ देखा तो उसकी पलकें झपकना ही भूल गईं। बाहर से दिखने वाला खंडहर अंदर से किसी महल से कम नहीं था। आयुध और शिवी चारों तरफ देखते हुए अंदर आए। मैंने पहले ही कहा था कुछ गड़बड़ है। बाहर से घर देखने में इतना पुराना है तो ताला नया कैसे हो सकता है? कोई है जो इस घर की देखभाल करता है? चेक करो इस पूरे घर को। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों पूरे घर को चेक करने लगे, पर उन्हें खाली कमरों के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा था। तभी उनकी नजर एक शो पीस पर पड़ी, एक नाचते हुए मोर की मूर्ति। शायद जिसने भी ये शो पीस खरीदा होगा उसे मोर बहुत पसंद होंगे। आयुध ने उस मोर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने उसे हिलाया और फिर अचानक उसे तोड़ दिया। शिवी भागते हुए उसके पास आई। ये क्या किया तुमने? आयुध ने उसे नीचे देखने का इशारा किया। उसके अंदर एक मुड़ी हुई तस्वीर और कुछ सिक्के थे। ये शो पीस नहीं, गुल्लक है। शिवी ने नीचे झुक उस तस्वीर को उठाया। उसमें एक आदमी के साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर थी। देखने में वो किशोरी लग रही थी। शायद ये शिवानंद चैटर्जी है और इसके पास खड़ी लड़की इसकी बेटी है। शिवी ने उस तस्वीर को देखते हुए कहा। आयुध ने उससे तस्वीर छीन ली। मुझे देखने दो। शिवी ने मुंह बना लिया। तुम भी देखो। आयुध उस तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। वो एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी जो शायद बहुत पुरानी थी। आयुध ने उस लड़की को ध्यान से देखा। ये लड़की उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी, जैसे उसने उसे कहीं तो देखा था। तभी उसने अपने सिर पर थोड़ा जोर डाला। आरजे। कुछ सोचते हुए सबसे पहले आरजे उसके दिमाग में आई। शिवी अब पूरी तरह चिढ़ गई। यहाँ भी तुम्हें आरजे ही दिख रही है? आयुध बोला, अरे मैं कह रहा हूँ इस तस्वीर को मैंने आरजे के रूम में देखा था, जुयाल मेंशन में। जब मैं आरजे से मिलने उसके रूम में गया था तब वो इसी लड़की की तस्वीर को देख रही थी। बस फर्क इतना है, उसमें वो 15-16 साल की नहीं 24-25 साल की लग रही थी। मेरी याददाश्त बहुत तेज है। मैंने एक बार जिस चीज को देख लिया उसे कभी भूलता नहीं हूँ। ये उसी औरत के बचपन की तस्वीर है। अगर ये शिवानंद चैटर्जी की बेटी है तो इसकी तस्वीर आरजे के पास क्या कर रही थी? शिवी ने कुछ सोचा। अब ये भी हो सकता है कि आरजे शिवानंद चैटर्जी की बेटी के बारे में कुछ जानती हो। तुमने ध्यान नहीं दिया, पर समय आरजे से मिलता है। मैंने उन दोनों को एक साथ देखा था। शायद वो इसी शिवानंद चैटर्जी की बेटी के लिए तो नहीं। ये सुनकर ही आयुध का दिमाग गर्म हो गया। मैं जिसे पूरे ऋषिकेश में तलाश रहा था वो इतने समय मेरे सामने ही थी। आरजे को शुरू से ही सब पता था, फिर भी वो मेरी हेल्प ना करके उस समय की हेल्प कर रही थी। चलो आरजे के पास। अगर सच में उसे शिवानंद चैटर्जी की बेटी के बारे में कुछ पता है तो हमें बताना ही होगा उसे। शिवी बोली, पर अभी रात होने वाली है। हम वहां पहुंचेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा। ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। हम कल सुबह चलते हैं। आयुध ने शिवी को घूरा। तुम्हें नहीं आना तो तुम जा सकती हो, पर मुझे मेरी फियोंसे से मिलने के लिए टाइम देखने की जरूरत नहीं है। शिवी को भी अब उसके सामने हार माननी पड़ी। चलो, पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चुपचाप रहूंगी। मैं आरजे की फैन हूँ। मुझे आरजे से कोई दुश्मनी नहीं चाहिए। आयुध उस तस्वीर को देखते हुए आगे बढ़ गया। शिवी भी उसके पीछे पीछे चल दी। पर अब क्या होगा आगे? क्या आरजे आयुध को परिजात का राज बताएगी जो उसने समय को भी नहीं बताया? आरजे हमेशा की तरह खिड़की के पास खड़ी चांद को निहार रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, एक लंबी मुस्कान
जिससे वो कुछ अच्छा सोच रही हो। तभी चिंटू उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो भी चांद को देखने लगा। क्या सोच रही हो आरजे? आरजे ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झटका। जीवन के उन पलों को याद कर रही थी जब मेरे मॉम डैड मुझे इसी चांद को दिखाकर सुलाते थे और मैं सिर्फ सोने का नाटक करती थी ताकि वो परेशान ना हो। चिंटू ने चांद को देखा। तुम अपनी मॉम डैड के पास वापस क्यों नहीं चली जाती? वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। आरजे ने कहा, बहुत जल्द मैं उनके पास वापस लौट जाऊंगी, पर तब जब मुझे अपनी पहचान पता चल जाएगी। चिंटू बोला, पहचान? वो तो है तुम्हारी आरजे जुयाल। इससे ज्यादा खुद को पहचान कर क्या करोगी? मेरी दादी कहती है पुरानी बातों को भूल जाना ही बेहतर है। अगर हम अपने अतीत को जानने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ कई ऐसे राज भी बाहर आ सकते हैं जिनका बाहर आना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। आरजे मुस्कुरा दी, पर अगर मुझे मेरी पहचान नहीं मिली तो शायद ये मेरे लिए अच्छा ना हो। आरजे मुस्कुराते हुए एक बार फिर चांद को देखने लगी और चिंटू आरजे को। आयुध और शिवी धर्मशाला पहुंचे। उनके पीछे कुछ दूर पर एक कार और रुकी। उसमें एक शख्स कान में ब्लूटूथ लगाए आयुध की कार पर नजर रख रहा था। उसने अपना ब्लूटूथ ऑन किया। सर, आयुध उसी आरजे जुयाल की धर्मशाला में आया है जहां वो ठहरी हुई है। जरूर इस आरजे जुयाल का परिजात से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। आरजे के पास शिवानंद चैटर्जी की बेटी की फोटो थी। ये बात आयुध कह रहा था। सामने से हंसने की आवाज आई। मुझे शुरू से ही इस आरजे जुयाल पर शक था। शुरू से ही ये मिस्ट्री थी। अभी भी दुनिया को लगता है आरजे जुयाल लंदन में पड़ रही है, पर ये यहाँ कोई तो कारण होगा ही। पर सोचा नहीं था आरजे जुयाल का परिजात से कोई कनेक्शन हो सकता है। मैं इंडिया रहा हूं, शायद अब वहां मेरी जरूरत पड़ेगी। फिर से एक हंसी की आवाज उस शख्स के कानों में पड़ी और उसने भी मुस्कुराते हुए कॉल कट कर दिया। उस शख्स ने शिवी के पर्स पर निशाना लगाया और गन को शूट कर दिया। बिना किसी आवाज के शिवी के पर्स से एक चिप चिपक गई जिसका शिवी को अंदाजा तक नहीं था। वो शख्स मुस्कुराया। अब मुझे अंदर जो भी बातें होंगी वो बाहर यहाँ सुनाई देंगी। धर्मशाला आज अंदर से पहले ही उर्वेन ने बंद कर दी थी ताकि कोई भी उनकी रातों की नींद खराब करने ना आए। आयुध ने धर्मशाला के दरवाजे को लात मारी। शिवी बोली, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना सब सो गए होंगे। चलो यहाँ से। तुम्हें तो शर्म है नहीं, पर मुझे तो है। पता नहीं आरजे क्या सोचेगी मेरे बारे में। आयुध ने उसे घूरा। आई डोंट केयर, मुझे आज ही किसी भी हालत में आरजे से मिलना है। इतना कहकर उसने 2-3 बार लगातार दरवाजे पर लात मारी। आरजे आवाज सुन चांद को देख मुस्कुरा दी। क्या करूं, उसे सच बताऊं? पर फिर सबको पता चल जाएगा। देखते हैं उसकी किस्मत में क्या लिखा है। आरजे आसमान के चांद से बात करते हुए मुस्कुरा दी। चिंटू बोला, मैं अब कुछ भी नहीं बोलूंगा। आरजे अच्छे से जानती है उसे क्या करना है। आरजे ने छोटे से चिंटू के बाल सहलाए और बाहर की तरफ बढ़ गई। उर्वेन और बाकी सब भी आवाज सुनकर बाहर आ गए थे। उर्वेन ने अपनी आंखें मसली। मेरी नींद तो खराब कर रखी है सबने। फिर बोलते मुझे आजकल इतना गुस्सा क्यों आता है। उर्वेन ने चिढ़कर दरवाजा खोला तो सामने आयुध और शिवी को देख वो पूरी तरह से चिढ़ गया। तुम यहाँ शर्म, लिहाज, संस्कार सब बेचकर खा गए हो क्या? पता है तुम्हें टाइम क्या हो रहा है? बार बार क्यों आते हो अपनी बेइज्जती करवाने? अच्छा लगने लगा है कि अब तुम्हें बेइज्जत होना। सबने आयुध को घूरा। आयुध की भी मुट्ठियां कस गई। शिवी बोली, ये तो होना ही था। तुम्हें कहा था मैंने सुबह आते हैं, पर नहीं। अब भुगतो। आयुध ने कहा, हम अभी आरजे से मिलेंगे। ये जो भी कहे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आयुध उर्वेन को धक्का देकर आरजे का नाम चिल्लाते हुए अंदर आया। उर्वेन गिरता उससे पहले अर्घ ने उसे संभाल लिया। आरजे, नीचे आओ। आरजे मुस्कुराते हुए रेलिंग से नीचे कूदी। आ गई, बोलो। सब आरजे को हैरानी से देख रहे थे। वो सब चाहते थे कि आरजे आयुध को धक्के मारकर बाहर निकाले, पर आरजे उसे बोलने का मौका दे रही थी।
इसलिए किसी ने भी बीच में बोलना सही नहीं समझा। आयुध ने आरजे के सामने वो तस्वीर की। क्या तुम इस लड़की को जानती हो? आरजे मुस्कुराई। हाँ, जानती हूँ। आयुध की टेंशन अब थोड़ी कम हुई। कैसे जानती हो तुम इसे? क्या कोई रिलेशन है तुम्हारा इससे? शिवी के पर्स पर लगी उस चिप के जरिए वो दूसरा आदमी भी सब सुन रहा था। आरजे ने आयुध से वो तस्वीर ली और ध्यान से देखने का नाटक किया। आयुध बोला, तुम सच में जानती हो शिवानंद चैटर्जी की बेटी को? आरजे ने उसे घूरा और बिना कुछ बोले धर्मशाला से बाहर जाने लगी। अर्घ्य ने कहा, कहाँ जा रही हो आरजे? आयुध भी गुस्से में चिल्लाया, तुम मेरी बातों का जवाब दिए बिना नहीं जा सकती। शिवी बोली, करा ली इंसल्ट। अब चलो आरजे के पीछे, देखते हैं वो कहाँ जा रही है। उसकी टीम आरजे के पीछे भाग आरजे को रोकने की कोशिश कर रही थी। कहाँ जा रही हो आरजे, बताओ तो कुछ। पर आरजे ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवी और आयुध भी आरजे के पीछे चल पड़े। गाड़ी में बैठे शख्स को इतनी सारी आवाजें एक साथ सुनाई दे रही थी तो उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसने अपने कान का ब्लूटूथ ऑन किया और जल्दी से बाहर देखा। आरजे उसी की तरफ बढ़ रही थी। उसे अपनी तरफ बढ़ते देख वो शख्स घबरा गया। बॉस, शायद इस आरजे जुयाल को हम पर शक हो गया। मैं निकलता हूँ यहाँ से। उस शख्स ने जल्दबाजी में कार पीछे करने की कोशिश की। तभी आरजे ने नीचे पड़ा नुकीला पत्थर उठाकर उस आदमी को कार के टायर पर जोर से मारा, जिससे उस आदमी की कार का टायर एक तेज आवाज के साथ फट गया। उस आदमी का बैलेंस बिगड़ा और कार पीछे पड़ी चट्टान पर टकरा गई। सब यहाँ एक अनजान कार देख हैरान थे। उस आदमी ने बाहर निकल भागने की कोशिश की, पर उससे पहले आरजे ने उसे पकड़ लिया और उसे एक जोरदार पंच दे मारा। बोलो, तुम कौन हो? ये कहकर आरजे ने उसे एक और पंच मारा। उसकी नाक से खून बहने लगा, पर उसने कुछ नहीं बताया। सब हैरानी से उस आदमी और आरजे को देख रहे थे। आयुध ने कहा, कौन है ये? उर्वेन बोला, हाँ आरजे, कुछ तो बोलो। तभी शिवी का ध्यान अपने बैग पर गया। वो उसे ध्यान से चेक करने लगी। आखिरकार उसे बैग के पीछे लगी चिप मिल ही गई। मुझे लगा ही था। आयुध बोला, क्या लगा? शिवी ने उसे वो चिप दिखाई। जब मैं अंदर जा रही थी तब मुझे लगा जैसे मेरे बैग पर कोई पत्थर आकर लगा हो, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ये इंसान इस चिप की मदद से हमारी बातें सुनना चाहता था। शिवी ने अंदाजा लगाया। मानसा बोली, मतलब ये तुम दोनों के पीछे पीछे यहाँ तक आया है? आरजे, इसे एक और पंच मारो मेरी तरफ से। आरजे ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसे एक और जोरदार पंच जड़ दिया। दूसरा शख्स उस ब्लूटूथ के जरिए पंच की आवाज साफ साफ सुन रहा था। उसी के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। आरजे ने उसके कान के ब्लूटूथ को जबरदस्ती निकाला और उसे अपनी टीम को सौंप दिया। उसकी टीम ने कसकर उसका मुंह पकड़ लिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए। आरजे ने उस ब्लूटूथ को अपने कान पर लगाया। तुम जो भी हो, मैं आखिरी बात कह रही हूँ, दोबारा तुम्हारे आदमी मेरे आसपास दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाग 23। सामने वाले शख्स ने अपने हाथ में पकड़े कॉफी के कप को जमीन पर फेंक दिया। आरजे ने आवाज की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। अगर लड़ना है सामने आकर लड़ो। अच्छे से जानती हूँ तुम किसके पीछे हो और क्यों। समय और आयुध पर नजर रखवा रहे हो तो सुन लो, मैं तुम्हें चैलेंज दे रही हूँ। हिम्मत है तो किसी के पीछे नहीं, सामने आकर लड़ो। आरजे ने गुस्से में वो ब्लूटूथ निकालकर तोड़ दिया। सामने वाला शख्स गुस्से में चिल्लाया, अभी के अभी मेरी इंडिया जाने की टिकट बुक करवाओ। मिस्टर आरजे जुयाल, चैलेंज एक्सेप्टेड। एक अजीब सी हंसी की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। आयुध ने आरजे को हैरानी से देखा। तुम कुछ तो जानती हो पर हमें बताना नहीं चाहती। तुम्हें अच्छे से पता है हम यहाँ क्यों आए हैं। यूनी ने उस शख्स की गर्दन पकड़ी। इसका क्या करना है आरजे? आरजे मुस्कुराई। इसे तब तक बांध कर रखो जब तक ये कुछ बोल ना दे। खाना पीना कुछ नहीं मिलना चाहिए इसे। उर्वेन और अर्घ्य उसका मुंह बंद कर उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। तभी उस शख्स ने उर्वेन और अर्घ्य का हाथ जोर से काटा और बिना एक पल की देर